इसका फायदा उनको मिलेगा। अब देखिए राबड़ी देवी भी बहुत हमला कर नहीं की, कई बार अच्छे आदमी है, बधाई दे रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि अच्छे आदमी बधाई दे रहे हैं, क्यों? वो उनको नहीं कह रही है, उनके समाज को जो रिवॉर्ड मिला है, तो दे डोंट वांट टू बी अ स्पॉइल स्पोर्ट कि आपके घर में बच्चा हो करिया बच्चा पैदा हुआ है, ऐसे नहीं कोई करता है। ठीक है, चांद देखा लेकिन बउआ बेटा जो पर्दे के पीछे है, जिसको समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार के साथ क्या होने वाला है। अच्छा, अगर वो समझ जाइएगा, हाँ वो समझ जाइएगा तो फिर समझिएगा कि फिर सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम ही क्यों बनाए रखा गया। क्योंकि आपको याद होगा मेरे ट्वीट में मैंने ये भी लिखा था कि सम्राट चौधरी इस कुर्सी को छोड़कर वही कुर्सी रखना चाहते थे कि डिप्टी सीएम से हटा दीजिए, जब एक व्यक्ति एक पद तो डिप्टी सीएम छोड़ देते हैं, हमको अध्यक्ष रहने दीजिए, हमको विधानसभा लड़ना है तेजस्वी के खिलाफ। बिहार छोड़ कहीं कोई राज्य में है? यादवों की कितनी जनसंख्या है, हरियाणा में जाइए ना चुनाव लड़के देखिए, अगला समय बिहार वाले यादव समझेगा वो लोग को, बिहार वाले यादव समझे हैं, वो बहुत पढ़े लिखे यादव हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका हरियाणा का विश्लेषक आके चुनाव यहाँ लड़ता है और यहाँ से राज्यसभा जाता है, काहे नहीं चलेगा संजय यादव हरियाणा से? कोई पूछता है क्या संजय यादव को? पूछता तो बिहार में आके घूमते हैं। एक तरह से टिप्पणी हो गई कि टिकट लिया तो किडनी दे दिया, किडनी के बदले टिकट। हाँ, ये पॉइंट आउट करके उनसे गलती हुई थी, ये गलत बात है। उनकी बेटी ने उनको किडनी दे दिया, ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी। रोहिणी आचार्य अपने जीवन में शायद प्रधानमंत्री भी बन जाए, बनना हो तो, किस्मत में लिखा हो तो, लेकिन इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे नजर में यही होगी कि इन्होंने अपने पिता का जीवन बचा लिया। तिकड़म था। देखिए सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से अलग होने की रणनीति का हिस्सा थे भाजपा के। नीतीश से अलग कोई रणनीति बनती तो सम्राट चौधरी के चेहरे पर ही वो लड़ाई लड़ी जाती, लेकिन चूंकि नीतीश की वापसी एनडीए में हो गई तो सम्राट चौधरी उस बैकअप प्लान की तरह हो गए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार की राजनीति में कल देर रात एक बड़ा बदलाव आया, एक ऐसा बदलाव जिससे पूरे दिन राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा हुई कि आखिरकार ऐसा क्या वजह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने अध्यक्ष को बदल दिया। अब अध्यक्ष बदले हैं तो पूरा संगठन बदलेगा, संगठन बदलेगा तो बदलाव 2025 चुनाव से पहले होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में सम्राट चौधरी की कुर्सी जहां अध्यक्ष पद से गायब हुई है, तो एक चर्चा ये उठने लगी कि अब क्या डिप्टी सीएम के पद से भी सम्राट चौधरी की छुट्टी हो जाएगी? क्या सम्राट को नीतीश कुमार के ऊपर तरह तरह के बोलने की सजाएं मिल रही हैं? जब वो महागठबंधन में थे तब उन्होंने नीतीश कुमार पर कई ऐसी बातें कही थी जिससे नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और नीतीश कुमार को नागवार गुजर रही थी। अब सम्राट चौधरी के करियर का क्या होगा, कहां जाएंगे सम्राट चौधरी? इन सब के बीच में एक सवाल ये भी उठता है कि लौकुश समीकरण का क्या होगा, जिस लौकुश समीकरण का साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2-2.5 साल पहले सम्राट चौधरी को उस कुर्सी पर बिठाया था, क्या वो उसमें फुलफिल नहीं हो पाए? तमाम विषयों पर चर्चा होगी। हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर आ गए हैं। सर भी लगातार दावा कर रहे थे कि बिहार में बीजेपी के अंदर जो बदलाव होने जा रहा है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। सर ने अपने ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया था, जब दिलीप जायसवाल के नाम की चर्चा हो रही थी उसके पूर्व में ही सर ने बता दिया था। सर आपने जो बातें कही कल रात में दिलीप जायसवाल से पहले, अनाउंसमेंट से पहले ही आपने सर दावा कर दिया कि दिलीप जायसवाल डीजे के धुन पर नाचेगा। हाँ, डीजे के धुन पर नाचेगा बिहार भाजपा। दिलीप जायसवाल, आखिरकार दिलीप जायसवाल पर ही क्यों मतलब दाव लगाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए डीजे जब मैं बोल रहा था तो एक बात जान लीजिए, डीजे मैं क्लियर कर दूं उसका कोड क्या है। बिल्कुल सर, दिलीप जायसवाल तो था ही, लेकिन दलित भी था उसमें। अच्छा, दलित और बनिया के बीच में ये कुर्सी लगातार जद्दोजहद चल रही थी। आइडियली ये इस महीने के अंत के बाद घोषणा होने वाली थी, क्योंकि आपको पता होगा जनक राम भी रेस में थे। दलित जनक जी डीजे वो भी थे, दलित जनक भी इसके रेस में थे जी। और जनक राम आपको पता होगा जब ये अनाउंसमेंट होने वाली थी और ये अंदाजा लग गया कि चेंज हो जाएगा आज ही अध्यक्ष कल सुबह तक, तो जनक राम को ही फोन जाने लगे। अच्छा, बधाई के। अच्छा, तो उनका कह रहे भाई मेरा नहीं अभी कंसिडरेशन है, मैं जहाँ हूँ वहाँ संतुष्ट हूँ। और दिलीप जायसवाल के पास तो पूरी टीम ही पहुंच गई, आप खुद पहुंच गए थे। आप सबसे पहले पत्रकार थे जो वहाँ पहुंचे और आपने अंदाजा लगा लिया था कि संजय मयूर को अंदर बैठकर बहुत सारे लोग बातचीत चल रही है। और सर बीच में वो आए भी, और आए तो जब मैंने उनसे पूछा कि सर क्या चल रहा है अंदर, तो उन्होंने पहले मिठाई खाई आप, उन्होंने मिठाई खिलाया, उसके बाद बोले कि आधे घंटे इंतजार कीजिए, लेटर आपके हाथ में रहेगा। मुझे तो ये खबर आई कि जेपी नड्डा को अमित शाह ने फोन किया। अमित शाह ने पहले फोन करके बताया दिलीप जायसवाल को कि आपको ही बना रहे हैं हम लोग।
फिर पत्र का इंतजार कीजिए। जी। और पत्र अगले दिन न छपे, इसलिए उन्होंने जेपी नड्डा को फोन किया और कहा कि आज ही का आज लेटर निकलवाइए, देरी मत कीजिए इसमें। और इस वजह से सर वहाँ पे देरी भी चल रहा था। हम लगातार पूछ रहे थे कि सर अंदर क्या चल रहा है, बोले इंतजार तो करो। रातों रात वो पत्र टाइप हुआ, ऑफिस खुला और पत्र टाइप करके वो भेजा गया। मतलब ये फैसला हड़बड़ी में लिया गया। ये मंथन तो काफी दिन से चल रहा था, लेकिन फैसला अंतिम समय में नहीं होता कि मतलब ये लेना है कि ये लेना है, ये लेना है कि ये लेना है, चल ठीक है लाल वाले से ले लेते हैं। ऐसे ही डिसाइड ये हुआ। मतलब ये इतनी हड़बड़ी में बीजेपी क्यों है सर? देखिए समझना पड़ेगा, इसका एक क्रोनोलॉजी है पूरा। इसको आपको समझना इस तरह से पड़ेगा कि भाजपा का जो कैडर वोट है उसमें लगातार अलग अलग पार्टियां हस्तक्षेप कर रही हैं। अच्छा। पूरे शाहाबाद में ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत इन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट किया है। एक बार हरी सैनी का ऑफिस में मैं बैठा हुआ था। हरी सैनी का ऑफिस में इस तरफ लगा हुआ था बोर्ड लोकसभा का और इस तरफ लगा हुआ था विधानसभा में कौन कहाँ से जीता हुआ है उनके चुनाव चिन्ह के साथ। जी। जब लोकसभा में मैं नीचे की ओर बढ़ रहा था बिहार के नक्शे की तरफ, तो नीचे का पूरा चंक ही 6, 7, 8 सीटों का वो एक साथ छीन लिया है विपक्ष ने। और मैं ये बोल दूं आपको कि विपक्ष ने छीना नहीं है, बल्कि सवर्णों ने जो कोर वोटर है भाजपा का, उन्होंने ही इन सीटों पर झटका दिया है। आपको इतना ही नहीं, आपको पता है मोतिहारी और इन जगहों पर जहां पर खास तौर पे इस जाति की बहुसंख्यता है भाजपा वोटर्स की, इसमें वैश्य समाज भी आता है। वैश्य समाज सवर्ण समाज में नहीं आता है, वो ईबीसी में आता है, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा वोटर है, वर्ग है जो पूरे बिहार में वोट करता है बीजेपी को। भाजपा ने इन्हीं को रिवॉर्ड करने के लिए संजय जायसवाल को बिहार में अध्यक्ष बनाया था, लेकिन तब से एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। सम्राट चौधरी को भी आगे लेकर आना, उस कुशवाहा वोट को अपने पाले में करने का एक तिकड़म था। देखिए सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से अलग होने की रणनीति का हिस्सा थे भाजपा के। नीतीश से अलग कोई रणनीति बनती तो सम्राट चौधरी के चेहरे पर ही वो लड़ाई लड़ी जाती, लेकिन चूंकि नीतीश की वापसी एनडीए में हो गई तो सम्राट चौधरी उस बैकअप प्लान की तरह हो गए जो प्लान आप बताते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी, जो करगिल वॉर, तो दो तरीके से हम लोग को लड़ना था। एक तो सीधा समतल जमीन पर, दूसरा पहाड़ पे चढ़ाई करना था। क्योंकि करगिल वाले स्पॉट पे पहले ही से ही पाकिस्तान की सीमा ऊपर चढ़ गई थी, तो उनके पास एडवांटेज था हाइट का, तो ऊपर से गोलियां, इसी चक्कर में हम चीन से युद्ध हारे थे। जी बिल्कुल। चीन ऊपर से गोली चला रहा था और हमारे सैनिक नीचे थे, उसमें हमारे दादाजी भी लड़े थे। तो मैं समझता हूँ उस रणनीति, उन्होंने खूब समझाया था अपने जीवन दौरान के क्यों हम वो वॉर रहे थे, हमने सब जीत रहे थे, हम तो चीन से कैसे हम लोग हार गए। उन्होंने कहा विंटेज पॉइंट कौन किस जगह पर है, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिकल कह सकता है कि एडवांटेज होता है। अगर किसी को हाइट मिल जाए तो वहाँ से गोलियां चलाना आसान होता है, नीचे से ऊपर गोली चलाना बहुत डिफिकल्ट होता है, या वॉरफेयर डिफिकल्ट होता है नीचे से ऊपर। उल्टा अगर आप ऐसी जगह पे फंस गए हैं तो राशन भी आपका पीछे से ही आएगा, और उनके पास एक विंटेज पॉइंट होता है कि आपके राशन को भी रोक सके। वो ऊपर से हाइट से देख लेते। कारगिल में लड़ाई कैसे शुरू हुई आपको याद होगा कि जो पाकिस्तानी सेना थी वो पहले से ही ठंड में, चूंकि सभी सेनाएं वापस जाती हैं, ये रिट्रीट बोलते हैं इसको। ये हमारे क्लॉजेस में है, लड़ाई के युद्ध के और हमारे दो देशों के में है, समझौते में है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने गलत मंसूबों के तहत पहले ही अपने सेना को भेज दिया हमारे बेसिस पे भी कब्जा करने के लिए, और उन एडवांटेज पॉइंट पे ठंड में ही बर्फ के दौरान ही उनके सैनिक आकर रह गए। तो हमारी सेना जब चढ़ने लगी जैसे वापस, जब बर्फ खत्म हुई तो वहां पहले से ही वो थे, और केवल सैनिक नहीं थे बल्कि मिलिटेंट्स भी थे, माने उग्रवादी भी थे, उनके आतंकवादी भी वहाँ पे, जो संगठन आईएसआई है वो भी वहाँ पहले से बेस कैंप बना चुका था। दोनों के संगठन मतलब साथ ही पाकिस्तान का, ये तो सभी जानते हैं, सभी पता है सर कि वहाँ पे क्या होता है, ही चलाती है वहाँ के सेना को। तो वो हमारा डिसएडवांटेज में गया, और उसकी वजह से जो कारगिल, आज कारगिल का देखिए शहीद दिवस भी है। शहीद दिवस है जी सर, बिल्कुल। बड़ा इंटरेस्टिंग समय पे आपने कहानी भी छिड़वा दी मुझसे। तो हमारे सैनिक जब लड़ने गए तो हमेशा उनको एडवांटेज था, तो वो गोलियां चलाते रहते थे, तो समतल जमीन पे तो ये लड़ाई हो नहीं सकती थी, तो हमें खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ी। इसलिए हमारे लिए डिफिकल्ट हुआ ये पूरी तरीके से ये जो चुनाव था। भाजपा के पास भी दो ही ऑप्शंस थे, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो लड़ाई लड़े या सीधी चढ़ाई चढ़े। भाजपा सीधी चढ़ाई चढ़ने वाले प्लान को एग्जीक्यूट करने लगी। सीधी चढ़ाई मतलब उस वोट बैंक को अपने पाले में करना जो नीतीश का वोट है,
क्योंकि नीतीश से लड़ना है, तो नीतीश वाले वोट को हम अपने पाले में करेंगे। इसी रणनीति के तहत आरसीपी भी आए, इसी रणनीति के तहत सम्राट चौधरी भी आए। लेकिन तब तक क्या हुआ कि आपको सेकेंड ऑप्शन मिल गया, समतल लड़ाई का मौका मिल गया। तो आपको जब भी इस चढ़ाई और समतल लड़ाई का स्ट्रेटजिक मौका मिले तो आप समतल लड़ाई लड़ना चाहेंगे। नीतीश जब आ गए तो इस प्लान को पूरा स्क्रैप करना था, लेकिन एक दिन में ये प्लान स्क्रैप नहीं हो सकता है, क्योंकि यू आर ऑलरेडी टू फार इन्वेस्टेड इन दैट प्लान। तो धीरे धीरे भाजपा रिट्रीट की इस प्लान से और धीरे धीरे इस प्लान पे एग्जीक्यूशन शुरू किया। इसी रणनीति का हिस्सा था सम्राट चौधरी का अपनी पगड़ी खोलना और बाल नख कटवाना। ये नीतीश को उस एडवांटेज पॉइंट से लाकर उस जगह पे लाना, न्यूट्रल पॉइंट पे, जहाँ की आप हम एक हैं, अब हम एक मिलकर लड़ेंगे। हम आपसे लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन चूंकि अब आप आ गए हैं तो हम आपके साथ मिलकर अब उनसे लड़ेंगे जो हमारे एक्चुअल दुश्मन है बिहार में। लेकिन लड़ते लड़ते तो वो अपने कुर्सी से ही लड़ गए। ये प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तो गई ही गई। युद्ध में एक और शब्द उपयोग किया जाता है, कोलेटरल डैमेज, जो वेस्ट हो गया। युद्ध लड़ने में जीत एक बहुत बड़ी जीत ही सभी चाहते हैं, लेकिन उस जीत के बदले आपको अपने सैनिक गंवाने पड़ते हैं, आपकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, आपके रिसोर्सेस डिप्लेनिश होते हैं, और इसी जो आपका लॉस होता है युद्ध के जीतने में, उसी को कोलेटरल डैमेज बोला जाता है युद्ध की रणनीति में। तो यही कोलेटरल डैमेज है। सम्राट चौधरी को इसलिए भेजा ही गया था आगे कि वो या तो लड़ते लड़ते जीत जाए या शहीद हो जाए। तो सम्राट चौधरी की शहादत भी भाजपा के लिए कोलेटरल डैमेज है, वो भी एक सल्वेशन पॉइंट है भाजपा के लिए। इसे भाजपा बड़े तरीके से इस्तेमाल करेगी, वो मैं बताऊंगा बाद में आपको। सम्राट चौधरी कहीं जा नहीं रहे। उस ट्वीट का किस्सा ये भी था कि सम्राट चौधरी की जल्दी ही लॉटरी लगेगी किसी बड़े पद के लिए। बिल्कुल, इससे बड़े पद पे उनकी लॉटरी लग सकती है। क्या केंद्र में भेजा जाएगा उनको? देखिए, कुछ तो रणनीति बनेगी। जी। क्योंकि जब मैं कल खबर कर रहा था रात के समय में, तो जब वीडियोस में यूट्यूब पे डलवा रहा था, बता रहा था ब्रेकिंग्स कैसे ऐसे खबरें हैं, कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सम्राट चौधरी को हटाना महंगा पड़ सकता है 2025 में। तो इस चीज का भी ध्यान बीजेपी रखेगी। एक बात आप जान लीजिए, इससे तो सबको समझना चाहिए कि सम्राट चौधरी के रहने का नुकसान भी तो होगा। सम्राट चौधरी थे तो शाहबाद में, जहाँ पे बहुत जनसंख्या थी कुशवाहा जाति की, वहाँ क्यों नहीं जीत पाई पार्टी? अगर इस तरह से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये भी समझना होगा आपको। कोई भी सिक्के का एक पहलू नहीं होता, दोनों पहलू होते। और अगर सम्राट चौधरी के रहते हुए उन क्षेत्रों से वोट नहीं आया और उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग भी हार गए, आर के सिंह हार गए, तो इसका आपको एक साल में आपको हटाया जा रहा है, तो इसका आपको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड जब मिलेगा तो इसका पनिशमेंट भी तो मिलेगा। तो एक तरह से पनिशमेंट भी है, समझना पड़ेगा आपको। इसको पनिशमेंट की तरफ देखा जाए कि आपने वो वोट नहीं ट्रांसफर कराया, जिस वोट एक राज्यसभा की सीट बर्बाद हुई। जी, अगर आपका वोट ट्रांसफर होता, अगर सब कुछ सही ढंग से काम होता, तो उपेंद्र कुशवाहा चले गए होते लोकसभा में, उनको राज्यसभा भेजा गया, और राज्यसभा जब भेज दिया गया कुशवाहा को, तो दूसरे कुशवाहा को फिर कैसे नहीं भेज पाएंगे, वहाँ कैसे एकोमोडेट कर पाएंगे? तो भाजपा ने उसी रणनीति के तहत पुराने ढर्रे पर वापसी की है। देखिए, कालांतर में तेजस्वी यादव ने कुशवाहा वोट को तो टारगेट किया ही, जिसकी तगड़ी टेंडेंसी नीतीश और भाजपा के वोटिंग की रही है अब तक। उन्होंने ये भी जान लिया ईबीसी की सारी जातियां भाजपा की तरफ टेंडेंसी कर रही हैं, जिसमें से मल्लाहों को तो तोड़कर वो लेके चले गए। लेकिन बिहार में उसके अलावा एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो बनिया समाज है उसकी, जो भाजपा को कंप्लीट वोट करता है। आपने पिछले विधानसभा में भी देखा, विधानसभा उपचुनाव में भी देखा, गोपालगंज और जगह पे कि बनिया में भी देखा आपने। बनिया जाति को तेजस्वी यादव खास प्राथमिकता दे रहे हैं, और इस बार रडार पर कुशवाहा के अलावा बनिया भी था विधानसभा में। आप देख लीजिएगा तेजस्वी यादव बनिया जाति को कितना टिकट दे रहे हैं। यादव के बाद आप बनिया और कुशवाहा को ही उतनी संख्या में देखिएगा चुनाव लड़ते हुए, मुस्लिम भी उतना नहीं देखिएगा। ये रणनीति तेजस्वी यादव की है, इसीलिए वो भी रिलैक्स है। अमेरिका यहाँ चल रहा है, अमेरिका बैठे हुए हैं, उनको पता है कि वो एक छोटा सा इधर उधर गेम खेलेंगे और लड़ाई में एकदम नजदीक पहुंच जाएंगे, ये उनको पता है। तो उस रणनीति के तहत आपका ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, जो जहाँ जहाँ से उन्होंने भाजपा को हरवा दिया इन जातियों ने, अब उनको तो 5 साल झेलना पड़ेगा सामने वाले को, जिनको वो जिताना नहीं चाहते थे। उन्होंने तो हरवाना चाहते थे, वो जिताना नहीं चाहते थे उनको। लेकिन उसका वो ड्रॉबैक है कि उसका क्या बोलते हैं उसको, उसका वो बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट
आप इनको हटा रहे हैं तो आपको किसी न किसी को तो इन जगह पर बिठाना होगा ना। बिल्कुल। तो जो आता है ऑटोमेटिकली इन लाइन वो बाई प्रोडक्ट होता है। एक बचपन में आप देखे होंगे पेंसिल खरीदते थे, आगे से निकाल के पीछे नीब लगाते थे, फिर नीचे निकालते थे, नीचे लगाते थे, व्हाइट वाला जिसका नीब आगे में होता जी था। जी 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 बड़ा तो मजेदार लगता था, मजेदार लगता था। मतलब एक छोटा हो गया तो नीचे से 12-13 उसमें होता था बीट्स, एक निकालिए दूसरा लगाइए। तो जब आप ऊपर वाले को निकालते जाइएगा लगाते जाइएगा कि ना आज भी अच्छे नोक से लिखेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो नोक टूट गया था या घिस गया था वो धीरे ऊपर आने लगेगा। तो इट इज कॉल्ड बाई प्रोडक्ट। तो अब आप इतना ना एडवांटेज उठा रहे हैं कि बाई प्रोडक्ट तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल। और यही है कहीं ना कहीं जो जिन सीटों पर सवर्णों को भाजपा को सबक सिखाना था उन सीटों पर सबक तो सिखा दिया भाजपा को। अब खुद 5 साल सबक सीखने वाले की नौबत आ गई है। समझ रहे ना। तो वैसे में आगे चल के विधानसभा में जब तेजस्वी यादव का चेहरा सामने हुआ तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सवर्ण वोटर्स तेजस्वी को वोट नहीं कर पाएंगे, तय है। और इस बार भी जिस तरह से लगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बन पाएगी तो ये एक एडिशनल मुझे लगता है कि सिंपैथी पॉइंट मोदी की तरफ देंगे। और नीतीश तो हैं, नीतीश कितनी ताकतवर थे इस चुनाव में तो दिखा है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में उन सवर्णों को जो जिनकी टेंडेंसी हमेशा रही है भाजपा के प्रति केवल इस चुनाव में छोड़कर उनकी चिंता बहुत ना करके हमको लगता है कि भाजपा को उस वोट बैंक की चिंता करनी चाहिए जिसमें हिस्टोरिकली इंटरफेरेंस रहा है लालू यादव का तगड़ा। ईबीसी जातियां तेली माली चमोली दांगी जो बनिया जातियां हैं इन जातियों में ठाकुर जाति जो है इनमें खास तौर पे लालू यादव का हमेशा से प्रभाव रहा है। ये इनमें से कई जातियां हैं जो यादवों से भी थोड़ा बैर रखती है। जी जी जी। यादव जाति जो कम्प्लीटली वोट करती है और जिनकी पार्टी आरजेडी मानी जाती है उनसे बहुत पटरी नहीं खाता है, लेकिन लालू यादव उसकी बात समझते हैं जाती है। तो तेजस्वी जब आते हैं तो तेजस्वी यादव को 100% ये लालू का वोट नहीं मिल पाता है, मतलब जिसकी वजह से तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। बिल्कुल। और चुनाव में उनका प्रदर्शन तो बढ़िया नहीं हो पाता। लालू यादव को यादव अपना नेता मानते हैं, तेजस्वी को नहीं मानते। तेजस्वी को नहीं मानते, मतलब यादव मानते हैं लेकिन वो ईबीसी जातियां, ईबीसी की जातियां अब तो मुसलमानों में भी कुछ छोटी बहुत हुई है और बनिया जाति में खासतौर पर कहूँगा वो हमेशा से भाजपा को वोट करती रही है। तो तेजस्वी जब उस बनिया जाति की तरफ भागते हैं उनको वोट उनके लेने के लिए उनको रिवॉर्ड्स करते हैं, उनको टिकट देते हैं। तो जैसे एक सीट जीत गए यहाँ पर कुशवाहा औरंगाबाद से आरजेडी कुशवाहा, आरजेडी जी अभय कुशवाहा, वैसे ही इस बार अगर 10-20 सीट जीत जाए तेजस्वी के द्वारा दिए गए ईबीसी की जाति के खासतौर पर बनिया जाति के लोग तो ये कोई बहुत बड़ा ये अचंभा करने वाला बात नहीं होगा। तो इसी को नेगेट करने के लिए ये फैसला भाजपा ने लिया है कि दिलीप जायसवाल को मौका दिया जाए। ईबीसी की जातियों में लालू यादव का एक बड़ा वोट बैंक उनमें छुपा है, तो उसमें भी हमारी भारतीय जनता पार्टी इसके माध्यम से भाजपा ईबीसी का वोट ले रही है शुरू से ही। भाजपा बिहार में पनपी कैसे केवल सवर्णों के वोट से, ईबीसी का सारा वोट भाजपा को जाता है। यहाँ तक कि मैं आपको बताता हूँ ओबीसी में भी कुशवाहा की टेंडेंसी हमेशा रही है भाजपा को वोट करने की। नीतीश को देखते हैं लेकिन जहाँ नीतीश नहीं हो तो वहाँ भाजपा को वोट करते हैं। और ईबीसी में तो मैं कह रहा हूँ तेली माली अब निश्चिंत रहिए, वो पूरा समाज ही वोट कर रहा है भाजपा को। सिचुएशनली कहीं कहीं वो वोट नहीं करते हैं, तो वही टारगेट करने की कोशिश तेजस्वी यादव की है। इसीलिए संजय जायसवाल के बाद तुरंत रिपीट कर दिया गया, कुछ दिन बाद रिपीट कर दिया दिलीप जायसवाल को। और दिलीप जायसवाल एक स्ट्रेटेजिकल मूव है बीजेपी की आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए। ये एक रिहेबिलिटेशन है पार्टी का, जो डैमेज हो गया है उसको रिहेबिलिटेट करना। और प्लस जिस क्षेत्र से वो आते हैं उस क्षेत्र पर भी भारतीय जनता पार्टी डैमेज हुई है। इस बार एनडीए तो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया उधर। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकल मूव है उनका और इसका फायदा उनको मिलेगा। अब देखिए कि राबड़ी देवी भी बहुत हमला कर नहीं की, कहीं बहुत अच्छे आदमी है, बधाई दे रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि अच्छे आदमी बधाई दे रहे हैं, क्यों? वो उनको नहीं कह रही है, उनके समाज को जो रिवॉर्ड मिला है तो दे डोंट वांट टू बी अ स्पॉइल स्पोर्ट कि आपके घर में बच्चा हो करिया बच्चा पैदा हुआ है, ऐसे नहीं कोई करता है। नहीं, ठीक है चांद देखा लिख बबुआ भाई बड़े यही कहता रहो ना। अब रात वाला चांद के दिन वाला चांद की कौन सा चांद की पूनम का की चौदहवीं का कौन जानता है? जी जी जी, वो तो उसके मन में है, वो तो मन में है। अब बाहर से दिखाने के लिए बोल दिया बहुत सुंदर है। बाबूजी पे गए बड़े, बाबूजी करिया हुचेंग मारा तो बाबूजी पे गए बड़े। जी जी भाई देखा बड़े बाबूजी के पे गए बड़े कहता लोग नहीं। तब जो है राबड़ी देवी ने वही कहा कि भाई समाज नाराज ना हो, उस समाज को रिवॉर्ड मिला है और वही बाकी विपक्ष के लोग भी कर रहे। लेकिन कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल पॉइंट, उनकी कुर्सी पर खतरा है। देखिए सम्राट चौधरी को तो
इस कुर्सी से हटना था। ये लग रहा था कि भाजपा जब डिले कर रही थी और ये फंस रहा था पेच अध्यक्ष बदलने का। और मुझे याद है कि एक भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता ने मुझे कहा था कि सम्राट चौधरी से जब चुनाव के बाद मिले थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने पीठ ठोकर कहा था कि अच्छा लड़े हो, अच्छा किए हो। तो ये एक कॉन्फिडेंस देता है कि हो सकता है कि भाजपा उनको आगे बढ़ाए। लेकिन जब ये बोल रहा हूँ तो एक बात बोलूँ कि आज का पंचनामा जरूर देखिएगा। एक रणनीति उसमें है। सम्राट चौधरी को क्यों हटा दिया गया उस कुर्सी से, उसका एक बहुत बड़ा कारण और भी है जो पर्दे के पीछे है, जिसको समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार के साथ क्या होने वाला है। अच्छा, अगर वो समझ जाइएगा, हाँ वो समझ जाइएगा तो फिर समझिएगा कि फिर सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम ही क्यों बनाए रखा गया। क्योंकि आपको याद होगा मेरे ट्वीट में मैंने ये भी लिखा था कि सम्राट चौधरी इस कुर्सी को छोड़कर वही कुर्सी रखना चाहते थे कि डिप्टी सीएम से हटा दीजिए। जब एक व्यक्ति एक पद तो डिप्टी सीएम छोड़ देते हैं, हमको अध्यक्ष रहने दीजिए, हमको विधानसभा लड़ना है तेजस्वी के खिलाफ। तो इसके बावजूद ये क्यों किया गया, उनको समझाया गया कि देखिए हम आपके साथ ये रणनीति चाहते हैं, हम चाहते हैं आपको यहाँ फिट करना। तो उन्होंने पार्टी की बात मान ली और वो अध्यक्ष पद उन्होंने एक तरह से छोड़ दिया या किसी और को बनाने रजामंदी अपनी दे दी और वो डिप्टी सीएम बने रहे। चूंकि एक और बड़ी रणनीति यहाँ है। अब रही बात उनके डिप्टी सीएम से जाने की, तो रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है। रोहिणी आचार्य के ट्वीट में उन्होंने बहुत सारे, चूंकि उनको उनका डिक्शनरी बहुत बड़ा है रोहिणी आचार्य का, बहुत सारा शब्द का प्रयोग करती हैं, एक से एक बात बोलती हैं, हम तो बहुत सारा जन्मों नहीं करते हैं। पढ़ देते हैं क्या ट्वीट। रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि सिर भी मुड़वाना पड़ा, पगड़ी भी उतारनी पड़ी, अब अध्यक्षता भी गई। हेकड़ी, लंपटई, बदजुबानी, बड़बोलेपन का बचा खुचा भूत भी उतर जाएगा जब जल्द ही मंत्री पद भी छिन जाएगा। पाक पावन रिश्तों पर ओछी टिप्पणी करने वालों, बुजुर्गों के प्रति बदनीयती रखने वालों के साथ बुरा ही होता है। परम पिता परमेश्वर सब देखता है। मैं एक बात बताता हूँ, भाजपा के प्रवक्ता सब मूर्ख है क्या बिहार में? अगर मूर्ख नहीं है तो उनको ये समझना चाहिए ना कि ये सेम ट्वीट अगर तेजस्वी यादव ये अगर किया होता सम्राट चौधरी ने, तो तेजस्वी यादव रोहिणी आचार्य क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक कुशवाहा ओबीसी आपको इतना अखर रहा है, खाली यादव पसंद है, कुशवाहा पसंद नहीं आ रहा है, कुशवाहा को अध्यक्ष बना दिया, डिप्टी सीएम बना दिया, तो इतना जलन होने लगा। ओबीसी में केवल यादव है क्या? और यही बात आपको कल के परिप्रेक्ष्य में बताऊं तो राबड़ी देवी पर ललन सिंह ने बहुत गलत बात नहीं बोली थी, बहुत सही बात बोली थी कि, और मैंने भी तो कहा कि राबड़ी देवी को दुख क्यों हो रहा है कि बिहार को मिल रहा है, तो बाकी राज्यों की वो हितैषी हैं, चाहे बाकी राज्य में एमएलसी बने, कहाँ है पार्टी इनकी? कहीं है? बिहार छोड़ कहीं कोई राज्य में है? यादवों की कितनी जनसंख्या है? हरियाणा में जाइए ना, चुनाव लड़के देखिए, अगवा समय बिहार वाले यादव समझेगा वो लोग को, बिहार वाले यादव समझे हैं, बहुत पढ़े लिखे यादव हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका हरियाणा का विश्लेषक आके चुनाव यहाँ लड़ता है और यहाँ से राज्यसभा जाता है, कहीं नहीं चलेगा संजय यादव हरियाणा से? कोई पूछता है क्या संजय यादव को? पूछता तो बिहार में आके घूमते हैं। और जान लीजिए ललन सिंह ने छोटी सी बात कह दी कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनको इतनी समझ नहीं है कि बजट कैसे चलता है, बिहार को मिल गया तो उनको दुखी किस बात। तो जानते हैं उसको राजा ने क्या रिएक्ट किया है कि एक महिला को बोल रहे हैं अनपढ़, एक महिला को बोल रहे हैं कि बुद्धि कमजोर है, बुद्धि नहीं है जी। महिला कहाँ से आ गई है? आप डिप्टी सीएम बिहार की नहीं है, महिला बाद में सीएम पहले रही है, ऐसे सीएम रही है, डिप्टी सीएम बोल रहे हैं, डिप्टी सीएम तो तेजस्वी रहे, सीएम रही हैं आप बिहार की, कितने भी कम समय के लिए आप रही हो। आपने उस पद को सुशोभित किया, इसलिए आप राजनीति में आपके जो खिलाफ लोग हैं वो आप पर मौखिक हमला करेंगे, आपकी बुद्धि और आपकी क्षमता पर हमला करेंगे। वहां वुमेन कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है, दलित कार्ड और पिछड़ा कार्ड और ओबीसी कार्ड। आज सम्राट चौधरी एक बेचारा ओबीसी समाज का, पिछड़ा समाज का व्यक्ति है, वो सिर मुड़वा देता है तो आप उस सिर मुड़वाने पे उसके टिप्पणी कर रही हैं, उसको क्या अकलोल बकलोल क्या पता क्या क्या बोल रही हैं, बहुत सारे शब्द का उन्होंने बोला, वर्णावलियों का प्रयोग कर रही हैं। आप खुद चुनाव हार के गई हैं, और आपने कहा था कि चुनाव लड़के हम यहीं रहे हैं, हम यहीं रहे, अगले दिन गायब, कहाँ चल गई? मैंने सब लगे से घास काटेंगे, भाई लगे से घास काटेंगे, बहन लगे से घास काटेंगे। यहाँ के लोग मूर्ख है नहीं कि आपके गुलाम बन के बैठे रहे, पूजा करते रहे। मैं तो ट्विटर पर देख रहा था, कई लोग जैसे दीदी आप क्यों आ गई, इस सम्राट चौधरी को तो हम हैंडल कर लेंगे। अरे अपना हैंडल देखो ना ठीक से, साइकिल का हैंडल करना नहीं आता है तो हैंडल करना चले।
दीदी आप क्यों आ गए? दीदी आएंगे नहीं, दीदी बड़ी नेता है तुमसे। तुम चप्पल ढोआ हो, चप्पल ढोने का काम करो। दीदी लड़ेंगी तब ना समझ में आएगा। 10 लोग हमारे से मीडिया वाला विश्लेषण करेगा, तुम्हारा चप्पल ढोने का कोई विश्लेषण करता है क्या? जी जी जी, एक से एक फटीचर लोग है भाई। अब देखिए, एक तो इनका ट्वीट का शब्दावली खराब है, इनका शब्द सर आजकल बहुत ज्यादा। मैं मानता हूँ कि सम्राट चौधरी ने जो पिता पुत्री के रिश्ते पर एक तरह से टिप्पणी हो गई कि टिकट लिया तो किडनी दे दिया, किडनी के बदले टिकट। हाँ, ये पॉइंट आउट करके उनसे गलती हुई थी, ये गलत बात है। उनकी बेटी ने उनको किडनी दे दिया, ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी। रोहिणी आचार्य अपने जीवन में शायद प्रधानमंत्री भी बन जाए, बनना हो तो, किस्मत में लिखा हो तो, लेकिन इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे नज़र में यही होगी कि इन्होंने अपने पिता का जीवन बचा लिया किडनी देकर। ये सबसे नहीं होगा रत्नेश पांडे जी, ये सबसे नहीं होगा बिल्कुल, और इसलिए इनका स्थान बहुत ऊंचा है। लेकिन शब्दों को जो पिरोती हैं या इनके बदले जो लिखता है वो तो महान आदमी है। वो किसी जमाने का बहुत बड़ा महाकाव्य लेखक होगा। वो बनारस में वो कवि सम्मेलन, उसी टाइप का कोई कवि सम्मेलन में शब्द में गजब ही जहाँ मिर्जापुर वाला है। अब इनको ये समझना चाहिए था कि सम्राट चौधरी दरअसल ओबीसी समाज के हैं। इस ट्वीट को अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में लिखा जाता तो ज्यादा बेहतर होता। फिर हम फर्जी सलाहकार बन गए तेजस्वी यादव। आपने तो बता ही दिया सर क्या ट्वीट होना चाहिए था। इस ट्वीट में ये होना चाहिए था कि भाजपा ने फिर एक ओबीसी जाति के नेता को इस्तेमाल करके दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल कर दबा कर फेंक दिया। ये ट्वीट होना चाहिए था। ये ज्यादा उस कुशवाहा समाज को लगता कि अरे रोहिणी दीदी हम लोग बारे में कितना सोचते हैं। अब वो कुशवाहा समाज का व्यक्ति सोच रहा है, एक तो हमारा नेता पटका गया और ऊपर से उसके ऊपर चढ़ के मर्दन कर रही है, भरतनाट्यम कर रही है ऊपर से चढ़ के। ठीक बात, चुनाव में दम दबाता यही ना सोच रहा होगा जी। कोई कुशवाहा के इतना बेवकूफ है, वो समझ नहीं रहा है कि उसके नेता सम्राट चौधरी, ठीक है सारे कुशवाहा के बिहार के नेता ना हो, कुशवाहा के रिप्रेजेंटेटिव थे ना, बिल्कुल थे। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी जो केंद्र में सत्ता में है, बिहार में सत्ता में, कई राज्यों में सत्ता में, जिसके पास ताकत है कि वो किसी कुछ बना दे, उसने बिहार में अध्यक्ष भी बनाया और डिप्टी सीएम भी बनाया। अब का प्रधानमंत्री बना दे, प्रधानमंत्री बना दे। तो कुशवाहा ठीक है, समझ तो रहा है कुशवाहा की मेरा एक नेता वहां पे सेट है, क्या इतना काफी नहीं है? और उस नेता के गिरने के बाद खुशी कौन मना रहा है? यादव समाज का एक और नेता। तो समझना होगा कुशवाहा भाइयों कि आपका असली दुश्मन कौन है। ये तो शुरू से ही होता आया है। यही रोहिणी आयोग, यही रोहिणी आचार्य जी हैं और यही रोहिणी आयोग है। क्रीमी लेयर की बात आयोग ये क्या बोल रही है? रोहिणी आयोग वही बोल रही है जो रोहिणी आयोग में आचार्य में के आयोग में रोहिणी आचार्य वही बोल रही है जो रोहिणी आयोग में रिपोर्ट लिखा हुआ है। बिल्कुल कि ओबीसी की सारी जातियों तक नहीं पहुंचा आरक्षण का फायदा, कुछ ही जातियां ले रही हैं और उतनी सामंतवादी और उतनी ताकतवर हो गई है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली कि वो बाकी किसी को देखती है तो सोचती है लंपटई का बड़बोलापन, हेकड़ी, बदजुबानी। आप बड़ा भी दिखा सकते थे कैरेक्टर, कह सकते थे कि क्या यार भाजपा फिर एक बार वही, फिर एक दलित के साथ पिछले के साथ वही कर दिए खेल। ऐसे ही चिराग पासवान को फेंकवाए थे जो काम निकल गया था, ऐसे ही आरसीपी को फेंके हुए हो, ऐसे ही सम्राट चौधरी को पार्किंग में लगा दिए। ये दिस कुड हैव बीन अ मच बेटर विंटेज पॉइंट जहां से रोहिणी आचार्य और उनके पार्टी मजबूत स्टैंड में होती और कुशवाहा जाति के लोग सिंपैथाइज करते हैं। सही बोल रही हैं रोहिणी दीदी, हम सही बोल रही हैं। लेकिन चलिए, मुफ्त का डॉक्टर और मुफ्त का वकील नहीं बनना चाहिए। जो ट्वीट कर दिया है सही किया है। हाँ बिल्कुल, इसी मिला हम तो कहते हैं मिला जाइए, तबाह हो जाइए। चलिए देखिए, तो ये जिस तरीके से सम्राट चौधरी को लेकर के रोहिणी आचार्य की तरफ से ट्वीट किया गया या फिर उनकी कुर्सी, डिप्टी सीएम की कुर्सी को लेकर के चर्चा वो कर रही हैं कि अब बारी डिप्टी सीएम की है। और लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी के लिए भी कुछ अच्छा सोच के रखा है। तो आज का पंचनामा बेहद खास होने वाला है, जरूर देखिएगा। कुछ देर बाद पंचनामा भी आएगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।